बिहार में अगर लालू नीतीश एक साथ रह गए तो 2015 का 30 बीजेपी को याद है। और अमित शाह ने तो बिहार को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है जी। अमित शाह हो या तमाम बिहार बीजेपी के नेता हो, जिस आगे बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। और ऐसा लगता है जैसे बिहार को लेकर उनकी चिंताएं ज्यादा हैं। चिंताएं ज्यादा है। सुशील मोदी का स्टेटमेंट सुनिए। आपने कभी सुशील मोदी को यह कहते हुए सुना है कि अगर नीतीश कुमार फिर से आ गए तो पार्टी में बगावत हो जाएगी? सुशील कुमार मोदी का यह स्टेटमेंट, मतलब उनके जैसे सुलझे हुए नेता का यह स्टेटमेंट, ये कहीं ना कहीं एक तरह से लग रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व को भी वार्निंग दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि पार्टी टूट सकती है, विद्रोह हो जाएगा जी। तो प्रतिष्ठा का सवाल है बिहार बीजेपी के लिए और खासकर अमित शाह के लिए भी। तो बिहार में तो एक एक सीट को अमित शाह इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें पता है कि सूरजभान हो या तमाम जो इस तरह के नेता है जो अपने दम पर एक दो क्षेत्र को मैनेज कर सकते हैं, वोट जिनके पास है उनके समाज का या उनके लोकप्रियता के है या बाहुबल के सहारे, तो उसे भी नहीं छोड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बड़ा सवाल है चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेकर। और सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हैं, या फिर दोनों में से किसी एक को ठिकाने लगाने के लिए सही वक्त का इंतजार भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, ऐसी स्थिति एनडीए में है। चिराग पासवान और पशुपति पारस को दोनों को साथ रखना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। सवाल यह है कि अगर किसी को ठिकाने लगाना है तो बीजेपी किसको ठिकाने लगाएगी। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अमित झा सर हैं। सर, क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि बीजेपी के लिए चिराग पशुपति पारस दोनों जरूरी हैं, या फिर ऐसी स्थिति है कि दोनों में से किसी एक को ठिकाने लगाने के लिए बीजेपी सही वक्त का इंतजार कर रही है? देखिए अभिषेक, इसमें दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं कि दोनों जरूरी भी हैं, और अगर किसी एक को ठिकाने लगाना पड़े तो उसके लिए सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है। अब मैं एक एक करके समझाता हूं कि मैं दोनों बात को क्यों कह रहा हूं। देखिए, अगर दोनों जरूरी नहीं होते तो पशुपति पारस इतने आराम से नहीं होते। ऐसा नहीं है, देखिए वो केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट की बैठक में मुलाकातें होती हैं, प्रधानमंत्री से होती होंगी, अमित शाह से होती होंगी, जो दो डिसीजन मेकर हैं। हाँ, बीजेपी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं, लेकिन जो दो मेन डिसीजन मेकर हैं एनडीए में, बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तो दोनों से मुलाकात लगातार होती है, बातचीत भी होती होगी। उसके बाद अमित शाह से मुलाकात जो हुई, उसके बाद देखिए कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं पशुपति कुमार पारस। ठीक है, पशुपति कुमार पारस कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। और मेरे पास तो ये जानकारी है अभिषेक, जो शायद पता नहीं कितने लोगों को जानकारी है, और मेरी जानकारी कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन मुझे जो लगता है कि मेरे सोर्सेज है वो सही ही जानकारी देते हैं। मेरी जो जानकारी है कि अमित शाह से जो पशुपति कुमार पारस की मुलाकात हुई थी, तो वो पशुपति कुमार पारस और अमित शाह की मुलाकात नहीं थी, वो सूरजभान और अमित शाह की मुलाकात थी। और अमित शाह ने सूरजभान सिंह को बुलवाया था, पशुपति पारस को कहा था कि सूरजभान जी को लेके आइए, और पशुपति कुमार पारस ने सूरजभान सिंह को कहा था कि गृह मंत्री जी मिलना चाहते हैं आपसे। तो सूरजभान सिंह पशुपति कुमार पारस के साथ गए थे। तो हम लोगों ने भी पहले यही कयास लगाया, आप हो, हम हो, तमाम जो मीडिया हो या पार्टी के लोग हो, कि टाइम लेके गए होंगे मिलने के लिए, स्थिति पे बातचीत करने के लिए कि भाई अगर चिराग आ गए हैं तो हमारा पोजीशन क्या है, हमारी दावेदारी क्या है जो हम दावेदारी कर रहे हैं, और अगर हमारी दावेदारी बनी हुई है तो चिराग पासवान इतने कॉन्फिडेंटली कैसे मीडिया के सामने ये बयान दे रहे हैं 6 सीट और हाजीपुर को लेकर। लेकिन बात वहां दूसरी थी। सूरजभान सिंह को मिलने के लिए जो सोर्सेज कह रहे हैं कि अमित शाह ने कहा था कि सूरजभान जी को लेके आइए चाय पे, यानी अमित शाह की भी नजर एक एक सीट पे है ना बिहार में। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि 2 चुनाव बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पे जीत चुकी है बड़े कंफर्टेबली। इस बार भी चुनाव बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पे ही लड़ेगी, वोट नरेंद्र मोदी के नाम पे ही मांगे जाएंगे। लेकिन 10 साल के बाद
बीजेपी को भी तो लग रहा है ना कि कई राज्यों में स्थिति क्यों खराब हुई है, आखिर राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ रही है। बिहार में अगर लालू नीतीश एक साथ रह गए तो 2015 का 30 बीजेपी को याद है, और अमित शाह ने तो बिहार को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है जी। अमित शाह हो या तमाम बिहार बीजेपी के नेता हो, जिस आगे बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे बिहार को लेकर उनकी चिंताएं ज्यादा हैं। चिंताएं ज्यादा है। सुशील मोदी का स्टेटमेंट सुनिए, आपने कभी सुशील मोदी को यह कहते हुए सुना है कि अगर नीतीश कुमार फिर से आ गए तो पार्टी में बगावत हो जाएगी? सुशील कुमार मोदी का यह स्टेटमेंट, मतलब उनके जैसे सुलझे हुए नेता का यह स्टेटमेंट, ये कहीं ना कहीं एक तरह से लग रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व को भी वार्निंग दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि पार्टी टूट सकती है, विद्रोह हो जाएगा जी। तो प्रतिष्ठा का सवाल है बिहार बीजेपी के लिए और खासकर अमित शाह के लिए भी। तो बिहार में तो एक एक सीट को अमित शाह इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें पता है कि सूरजभान हो या तमाम जो इस तरह के नेता हैं जो अपने दम पर एक दो क्षेत्र को मैनेज कर सकते हैं, वोट जिनके पास है उनके समाज का या उनके लोकप्रियता के है या बाहुबल के सहारे, तो उसे भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि जरूरी दोनों है। अगर आपने जो बात कही है उसमें से फिर एक बड़ा मौजूद सवाल पनपता है। आप कह रहे हैं कि अमित शाह और पशुपति पारस की मुलाकात नहीं थी, अमित शाह और सूरजभान सिंह की मुलाकात थी, और सूरजभान सिंह के बुलावे, माफ कीजिएगा, अमित शाह के बुलावे पर सूरजभान सिंह गए थे। फिर सवाल ये बनता है सर कि क्या मुंगेर से मजबूत पहलवान भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है? नहीं, अभी उसके लिए वेट कीजिए, उसके लिए मैं वेट कीजिए, उसके लिए बातचीत चल रही है। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि उसके लिए बातचीत चल रही है। सूरजभान सिंह तैयार नहीं हो रहे हैं जी। सूरजभान सिंह इसलिए तैयार नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी पत्नी फिर से राजनीति में आए, चुनावी अखाड़े मैदान में आए जी। वो ये जरूर कर रहे हैं कि आप जिसे भी खड़ा करवाइएगा सूरजभान सिंह खड़ा होकर उसको जिताएगा, लेकिन बीजेपी मान नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सूरजभान सिंह की पत्नी चुनाव लड़े, और इसलिए आपने देखा होगा कि एक बार जब वीणा देवी ने स्टेटमेंट दिया था बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार को, तो उसके बाद कितना बवाल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ भाई मुंगेर से हम लड़ना चाहते हैं, हमने हराया हुआ है ललन सिंह को। उसके बाद से किसी भी चैनल में किसी भी मीडिया पर्सन से आपने वीणा सिंह को बात करते हुए नहीं देखा होगा। इसलिए नहीं देखा होगा क्योंकि वो सूरजभान सिंह की मनाही हो गई है। सूरजभान सिंह चाहते हैं पहले नवादा कंफर्म हो, जिसको ये मानकर चला जा रहा है सूरजभान सिंह परिवार या पार्टी की तरफ से कि नवादा हमारा कंफर्म है, चाहे चिराग कितना भी जोड़ लगा ले, ठीक है। लेकिन दबाव बन रहा है, कुछ कार्यकर्ताओं की ये भी इच्छा है कि अगर मुंगेर ऑफर किया जा रहा है तो दिक्कत क्या है। सूरजभान के परिवार में ये बातचीत चल रही है, तो कई तरह की बातें हैं, लेकिन अभी सूरजभान सिंह ग्रीन सिग्नल उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन बात यहां पे हम चिराग और पशुपति पारस की कर रहे थे। सवाल यह भी उठ सकता है कि सूरजभान सिंह को कन्विंस कर लेगी बीजेपी कि आप इधर आ जाइए, पारस को छोड़िए। ऐसा नहीं होगा, सूरजभान सिंह पारस को नहीं छोड़ने जा रहे हैं। नहीं, छोड़ने की बात नहीं है, पशुपति पारस की सहमति से ही क्या सूरजभान सिंह या उनके कुनबे का कोई दूसरा व्यक्ति या उनकी पत्नी वीणा देवी मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं? इसकी गुंजाइश कितनी नजर आती है? अगर सूरजभान सिंह तैयार हो जाएं और बीजेपी को लग रहा है कि भाई मुंगेर से सूरजभान की वाइफ को खड़ा करवाना चाहिए, चर्चा तो गिरिराज सिंह की भी हो रही है, हो रही है, तो कई चीजें हैं, कई चीजों पे आकलन किया जा रहा है। सूरजभान सिंह ललन सिंह के सामने अपनी पत्नी को मैदान में उतार चुके हैं और जीत भी चुके हैं, उनकी पत्नी जीत चुकी है चुनाव। अब क्यों हिचक है ललन सिंह के मुकाबले अपनी पत्नी को खड़ा करने में, ललन सिंह से मुकाबला करने में? देखिए, हिचक लड़ाई लड़ने की नहीं है जी, लड़ाई लड़ने की हिचक नहीं है जी। वो नहीं चाहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, सूरजभान सिंह थोड़ा जिद्दी किस्म के इंसान है और पारिवारिक इंसान है, ठीक है। वो हमेशा से अपने भाइयों को लेकर आगे बढ़े हैं, और ये हमने देखा है, चाहे चंदन सिंह हो, चाहे कन्हैया सिंह हो, जिन्हें कई बार अनंत सिंह के मुकाबले खड़ा करवाया गया है, विधानसभा का टिकट मिला है उन्हें, लेकिन नहीं चाहते हैं। लेकिन अब कन्हैया सिंह को भी वो थोड़ा दूर रखना चाहते हैं राजनीति से, सूरजभान सिंह अपनी पत्नी को भी रखना चाहते हैं, क्योंकि कई बार कंट्रोवर्सी में फंस जाती है वीणा सिंह। आपको याद होगा जब एमपी थी तो कई बार उनके बयान जो है उन्होंने सूरजभान सिंह और पार्टी को अनकंफर्टेबल उन्होंने बार डैमेज कंट्रोल की कोशिश, और डैमेज कंट्रोल की स्थिति हो जाती है। इसलिए वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ठीक है, परिवार से एक भाई जो है वो राजनीति में रहे,
बाकी ठीक है भाई, सूरजभान सिंह को कमी किस बात की है? मुंगेर में एक दूसरे बाहुबली की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, नीलम देवी। चर्चा है, चर्चा है, चर्चा है, संभावना है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में एक मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहती है, और उसके लिए वो अनंत सिंह की पत्नी को भी मैदान में उतार सकती है। नाराजगी है लेकिन उसके लिए भी सूरजभान सिंह की जरूरत पड़ेगी ना, उसके लिए भी सूरजभान सिंह की जरूरत पड़ेगी। अरे भाई जिताना है ललन सिंह। अच्छा एक चीज बताइए कि बड़े आसानी से लोग कह देते हैं कि नीतीश कमजोर हो गए, ललन सिंह कमजोर हो गए। अरे भैया कैसे कमजोर हो गए? कमजोर हो गए तो इतने दमखम पे राजनीति कैसे कर रहे हैं? मुझे जी, कमजोर होना यहाँ पे तो जो एक विधायक बना सकता है वो देखिए कितने सीट की डिमांड करता तो आप ये कह रहे हैं कि सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी हो, सूरजभान सिंह हो या अनंत सिंह का कुनबा हो, उनकी पत्नी नीलम देवी हो, उनके बिना बीजेपी के लिए मुंगेर नामुमकिन है। और अगर ये लोग साथ देते हैं, नीलम देवी मैदान में उतरती हैं, वीणा देवी मैदान में आती है, तब भी मुश्किल है मुंगेर बीजेपी के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए लड़ाई होगी ना, लड़ाई होगी। ललन सिंह भी कोई आज के नेता हैं, उन्हें भी पता है ना उनका क्षेत्र है, उनका समीकरण। देखिए जीत हार अलग चीज है, जीत हार अब से एक अलग चीज है, लेकिन आप किसी राजनेता को यह कैसे कह सकते हैं कि वो कमजोर है? नीलम देवी का मोह भंग हो गया आरजेडी से। देखिए अभी 50 पे इसमें 50-50 है, 50-50 है। नाराजगी सामने, नाराजगी है, नाराजगी सामने, नाराजगी है, अभी भी है। खबर है कि इस नाराजगी को बीजेपी भुना सकती है। हाँ अभी भी है नाराजगी, अभी भी नाराजगी, लेकिन इतनी जल्दी कोई डिसीजन राजनीति में नहीं होता। अभी वक्त है चुनाव में, अभी वक्त है चुनाव का। दूसरा सवाल जो आप पूछ रहे थे मुझसे कि हाँ, अब दूसरे सवाल पे मैं आता हूं कि क्या सेट करेगी। देखिए मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, तमाम चीजें अपनी सही हैं। मुंगेर, नवादा, बेगूसराय में सूरजभान सिंह की जरूरत पड़ सकती है, तमाम चीजें अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि झुकना बैकफुट पर थोड़ा पशुपति कुमार पारस को जाना पड़ेगा। और बीजेपी अभी इस मौके में है कि भैया चुनाव लेट है ना, चुनाव लेट है, अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा धीरे धीरे समझाने का प्रयास कीजिए। अब सुशील मोदी का आप 2-3 दिन पहले का बयान सुनिए। सुशील मोदी क्या कर रहे हैं कि हमें नीतीश की जरूरत नहीं है, हम चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, हम लोग का जो गठबंधन है ये काफी है। उन्होंने पारस का नाम नहीं लिया, मिस तो मांझी भी हुए उनके मुंह से, लेकिन उन्होंने पारस, जो क्योंकि पुराने सहयोगी हैं, उन्होंने पशुपति कुमार पारस का नहीं नाम लिया। तो बीजेपी का कुनवा ये मानकर चल रहा है कि एज जो है पशुपति कुमार पारस के मुकाबले चिराग को ज्यादा देना है। देखिए चिराग की भी सारी डिमांड नहीं मानने जा रही है, सारी डिमांड नहीं मानी जाएगी, लेकिन एज जो है पशुपति कुमार पारस से ज्यादा चिराग पासवान को मिलना है। तो समझाने का प्रयास किया जाएगा और अमित शाह लास्ट मोमेंट में समझाएंगे। नहीं माने तो फिर, हाँ नहीं माने, कई बार कोशिश की जाएगी, एक बार नहीं, हो सके 10 बार अमित शाह कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके वो माहिर खिलाड़ी हैं। वो ईगो पे तभी लेते हैं जब ईगो पे लेने की बात आए। जब एक सीट का, एक वोट का प्रश्न होना, तो अमित शाह ईगो पे नहीं लेते। तो 10 बार भी समझाने की नौबत आएगी तो अमित शाह खुद बैठ के पशुपति कुमार पारस और चिराग को कन्विंस करेंगे समझाने का। कई तरह की बातें सामने भी आ रही हैं कि पार्टी को एक कर दिया जाए, बहुत तरह की बातें हैं राजनीतिक गलियारों में, लेकिन एज चिराग को मिलना है। और अंतोगत्वा अगर पारस तब भी नहीं माने तो फिर विदाई होगी। चलिए इस रिपोर्ट में, इस चर्चा में इतना ही। बिहार के जाने माने पत्रकार अमित झा सर हमारे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद।